हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 11 जिसका नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। तो व्याख्या करने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे कि नीलकंठ जो ये चैप्टर यह क्या है। कविता है, कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है, एकांकी है, यह पाठ जो क्या है, यह पाठ क्या है, ठीक ना। तो यह पाठ क्या है? रेखा चित्र है। यह पाठ क्या है? रेखा चित्र है, ठीक ना। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि नीलकंठ पाठ क्या है? रेखा चित्र। नीलकंठ पाठ क्या है? रेखा चित्र। और पूछता है कि इस नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा। कौन है लेखक? महादेवी वर्मा, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि नीलकंठ पाठ क्या है। ऑप्शन देगा कविता, कहानी, रेखाचित्र, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र। और यह पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। और समझते हैं कि महादेवी वर्मा नीलकंठ पाठ के माध्यम से हमें क्या कहना चाहती है। दिया है, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकानों का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अतिथि मतलब मेहमान, ठीक है। महादेवी वर्मा के यहाँ कोई एक मेहमान आया था, उस मेहमान को ये स्टेशन पे छोड़ने गई। स्टेशन तक क्या की? छोड़ने गई, ठीक है, कि रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई। छोड़ के जब लौट रही थी तो इसको क्या हुआ? चिड़िया और खरगोश का दुकान दिखा। ड्राइवर को बोले, ड्राइवर और उस दुकान की तरफ ले चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, ठीक ना। क्या क्या? ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जैसे चिड़िया की दुकान के पास पहुंचा, संकेत दिया, रुक जाओ। क्या करो? रुक जाओ। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, ठीक ना। ठीक ना, कि मतलब कोई आदमी क्या क्या चिड़िया की दुकान आते क्या क्या गाड़ी को रुकवा दिया। यहाँ पे उसका नाम मतलब बड़े मियाँ बोला गया, बड़ा होगा इससे पहले कि महादेवी कुछ उसको क्या करती, कुछ क्वेश्चन करती कि हाँ क्यों गाड़ी रुकवाया, वो कहता है सलाम गुरुजी। क्या किया? इसको सलाम किया, ठीक ना। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। पिछली बार जब आए थे किसके बारे में पूछे थे? मोर के बच्चे के बारे में पूछे थे। शकरकंद से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। एक मोर है, दूसरा मोर नहीं। मतलब कि मोर के बच्चे के बारे में आप पूछे थे, ठीक ना, कि मोर का बच्चा तुम्हारे पास है कि नहीं, इसलिए मैंने 2 मोर को पकड़ के लाया है। उसमें से एक मोर है, दूसरा क्या है? मोरनी है, ठीक ना। एक मोर है, दूसरा क्या है? मोरनी है। क्योंकि पिछले बार ये उसको पूछी थी कि तुम्हारे पास मोर और मोरनी है, तो नहीं था, ठीक ना। इसलिए क्या किया? बहुत दूर से शकरकंद से उसको पकड़ के लाया। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, ठीक ना। मतलब आप पाल लें मोर को, ठीक, क्योंकि मोर के बोला कि मोर का जो है पेड़ पंजा से, उनका पंजा जो होता है, पंजा मतलब पेड़, उसका पंजा से क्या बनता है? दवा बनता है। क्या बनता है? दवा बनता है। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, ठीक ना। लेखक कहते हैं कि मेरे सीने में भी किसका दिल है? इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे काट दूं, ठीक ना। कहता है कि ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे काट दूं कि उसके पैर से मैं दवा बना लूं, उसके पैर से मैं क्या करूं? दवा बना लूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरु जी ने मंगवाए हैं। क्या बोला गया? गुरु जी ने मंगवाए हैं, ये बात टालने के लिए। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो, ठीक ना। ये कहता है चिड़िया वाला कह रहा है, कि चिड़िया वाला कह रहा है इसको कि रोजगार ही बहुत खराब है। रोजगार क्या बहुत खराब है? किसी का जीवन लेना पड़ रहा है, उसको पकड़ो मारो, पकड़ो और मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं। वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, कब तक बोलेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है, वो बोलते रहते हैं, ठीक ना, किसी का वो नहीं सुनते हैं। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। सुनने वाला ही बोलता है भैया आप बंद कीजिए, अब थक गए, ठीक ना। ये बोलने वाला नहीं थकता, वो जो बोलने वाला नहीं थकता, सुनने वाला कहता है रहने दीजिए, बाकी कहानी कल सुना दीजिएगा, ठीक। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? वो पूरा अपना डायलॉग दे रहा था, ठीक ना। बीच में लेखक कहते हैं महादेवी वर्मा, मोर का बच्चा है कहाँ, ताकि उसके बात को रोका जा सके ना, तो बोलते रह जाता अपना भाषण। बड़े मियाँ ने हाथ का संकेत अनुसरण करते हुए बोला कि मतलब वहां पर, ठीक ना, कि वहां पर एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। लगे तीतर के जैसा, किसके जैसा लग रहा था?
तीतर के जैसा दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, ठीक ना। वो जाली इस प्रकार से जैसे लग रहा था कोई फोटो है, कोई क्या है, फोटो है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिरीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बड़ा चिरीमार मतलब जहाँ से मैं ये मोर का जोड़ा लाया, एक मोर और मोरनी, ठीक ना, मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे 30 रुपये लिए हैं। कितना रुपये लिए हैं? 30 रुपये लिए। ये अपने आप बोल रहा है जब किससे कोई कुछ पूछा भी नहीं है, ठीक ना। बराहा कहाँ है भाई, जरा सोच तो। अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। ये कहते लेखक कहते हैं मोर का कुछ खासियत है कहाँ? ये छोटा तीतर जैसा लग रहा है। किसी तरह लग रहा है? तीतर के जैसा। अभी इसमें मोर का कोई खासियत नहीं है, तुम अभी से कितना रुपए मांग रहा है इसका? 30 टका मांग रहा है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। फिर अंत में लाख पछताया क्या करा, 30 रुपये उसको देना पड़ गया। अब आप जो मुनासिब समझे, ठीक ना। बोला कि दुकानदार कह रहा है कि आपका ख्याल आया कि आप मोर हमसे मंगवाए थे, ठीक ना, इसलिए अस्ता पस्ता कर हम भी नहीं चाहते थे कि इसका 30 टका देकर आगे खरीदें, ठीक है। आपका ख्याल आया और 30 रुपये हम उसको क्या किए, दे दिया। आपको जो मुनासिब लगता है हमको दे दीजिए। अस्तु 30 चिरीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। ये क्या क्या 30 रुपया दिया चिरीमार के नाम के और 5 रुपया बड़े मियाँ के ईमान के नाम पे, 5 टका उसको एक्स्ट्रा दिया। टोटल कितना रुपये दिया? 35 रुपया दिया। कितना दिया? 35 रुपये में वो दोनों मोर खरीद लिया, मोर और मोरनी, ठीक ना। उसका पिंजरा जब ये अपने कार में रखी तो ऐसा लगा कि वो पहले लगा था फोटो जैसा, चित्र जैसा, अब लगा वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिंदा हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव है और उन्होंने योग्य को गया है, ठीक ना। ऐसे तो अंदर छटपटाने लगा जैसे मानो पिंजरा पूरा हिल रहा है, पिंजरा में भी जीवन है। इससे घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। घर जैसे क्या बोला, ये तो तीतर है। ये क्या है? तीतर है, ये मोर नहीं है। आपको मोर बोल के ठग लिया कि ये मोर है, लेकिन ये मोर नहीं है बल्कि ये क्या है? तीतर है। घर पे इसको कहने लगा सब। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने के बाद मेरे चिर जाने की दुर्बलता बन गई थी। तो लेखक इससे पहले कई बार ठगा चुकी थी ना। ये कई बार जो अनेक चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में क्या कर चुकी थी? ठगा चुकी थी। इसलिए घर के आदमी इसको कहने लगे कि ये तीतर है और तुमको मोर कह के क्या कर लिया गया? ठग लिया गया। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं, ठीक ना, है तो पक्षी ही। ये बेचारी उदास हो गई कि सर लगता है सच में तीतर हमको ठग लिया गया। तो ये बोला मोर रहे या कोई भी रहे, है तो पक्षी। तीतर रहे चाहे मोर रहे, लेकिन ये क्या है? पक्षी है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। ये लोग चिढ़ाया इसको, ये आप क्या दोनों पक्षी को और जरा चाहने लगा, और जरा क्या करने लगा? चाहने लगा कि अब जैसे हो इसको हमको जो ना अच्छा से पालना पोसना, इन लोगों को दिखा देना कि ये पक्षी जो है मोर से कम नहीं है, ठीक ना। पहले अपने पढ़ने लिखने कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरा में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। जिस कमरा में लेखक सोती थी उस कमरा में पिंजरा को रखा, 2 कटोरा लिया, ठीक ना। एगो मोर के पास, एगो मोरनी के पास। अब मोर है या जो भी है, अभी तो तक तो यही बोला गया ये मोर मोरनी है। उसके बाद कटोरा रखा, उसको सत्तू का छोटा सा गुल्ला बना के खाने के लिए दे दिया, ठीक ना। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकल कर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, मतलब लुका छिपी का खेल खेलने लगे समझो। कभी यहाँ छुप गया तो कभी वहाँ छुप गया। एक तरह से लुका छिपी का क्या करने लगा? खेल खेलने लगा। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे, ठीक ना। दिन भर क्या करते? कभी इधर छुपते थे, कभी उधर छुपते थे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी अंदर, कभी बाहर। रात में किसी रद्दी वाला टोकरा में जाके क्या करते? सो जाते थे। 2-4 दिन ऐसा चलता रहा। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आने लगते, ठीक ना। जब जो लगा कि आश्वस्त हो गए वो पक्षी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक ना, हमको कुछ भी नहीं करेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। क्या किया? अब जो कभी लेखक के सिर पे, कभी इसके कुर्सी पे जब ये पढ़ने बैठती थी, कभी इसके टेबल पे वो आने लगा। मोर और मोरनी क्या करने लगा? आने लगा, ठीक ना। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर मेरी बिल्ली क्या करती थी? उस घर के अंदर आ जाती थी, ठीक ना। यह अनुमान करना कठिन नहीं है कि वो कब आ जाएगी।
खिड़की में जाली लगा था कि वो बाहर नहीं जा पाएगा। दरवाज़ा खुला रहता था तो लेखक क्या करती थी, हमेशा दरवाज़ा को बंद रखती थी कि कहीं बिल्ली अंदर ना आ जाए और बिल्ली इसको मार डालेगा, ठीक है ना। जब मेरे कमरे का कायाकल्प कब चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। मतलब इसके कायाकल्प का मतलब इसका कमरा अब सुंदर बनाया जाने लगा, ठीक ना। कमरा में अलग अलग चिड़ियों का क्या बनाता, चित्र बनाता, एक मतलब सुंदर बढ़िया कमरा बनाता लेखक का। कायाकल्प मतलब कि उसको पूरा मॉडिफाई करने लगा। ये क्या करने लगा, दोनों को पकड़ के एक ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ और सब भी चिड़िया सब को ये रखे थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है, ठीक ना। जैसे परिवार में कोई नए क्या करती है, बहू आती है तो परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है ना। इसी प्रकार ये दोनों जो गए, मोर और मोरनी, और वहाँ पहले से और भी पक्षी सब था, उसके साथ इस तरह से हिल मिल गए, इस तरह से रहने लगे जैसे कि समझो कि एक बहू आ गई, ठीक ना, एक कोई नववधु आ गए। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगे, ठीक ना। एक कबूतर था जो नाचते थे, जैसे देखे मोर और मोरनी आया वो नाचना बंद कर दिए और उसके पास जाके गुटर गूं करने लगे, ठीक ना। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। जो खरगोश था बड़ा, ठीक ना, उसके पास जाके उसको टुकुर टुकुर क्या करने लगे, देखने लगे कि आखिर ये नया आदमी कौन आ गया, ये नया जीव कौन आ गया, उसको टुकुर टुकुर क्या करने लगे, देखने लगे, ठीक ना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। उसका सिर पे कलगी लगा था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ कलगी, अब दिखने लगा, अब लगने लगा, लगता है ये मोर ही है, ये क्या है, मोर ही है, ठीक ना। चोंच अधिक बंकिम और पेनी हो गई। गोल आंखें में इंद्रनी की नीलाभ, ठीक ना, यानी कि गोल गोल पर आंखें होने लगा, उसके ऊपर एक कलगी होता है ना, कलगी वो निकल दिखने लगा, चमकने लगा। लंबी नील हरित गिरिबा भी धीरे धीरे क्या होने लगी, तो उठने लगी, ठीक ना। पीछे का क्या होने लगा, पंख सब भी उठने लगा। इन लंबी पूछ हुई और उसके पंख पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित हो उठे। लंबा लंबा पूछ हुआ, पूछ इंद्रधनुष के जैसे अलग अलग रंगों में दिख रहे थे, ठीक ना। उसका गर्दन ऊंची और देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची पर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाएं जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। इस प्रकार से वो करने लगा, गर्दन लंबा हो गया, झुक के दाना चुगने लगा, पानी पीने लगा, देखने में बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लगने लगा, ठीक ना। लेखक का मन मोहने लगा ये दोनों। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र रेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो मोरनी जो है मोर के जैसा नहीं दिखती थी, मोरनी मोर के जैसा नहीं दिखती थी। मोर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था, मोरनी उससे थोड़ा कम सुंदर दिखती थी, लेकिन फिर भी मोर से कम नहीं थी। नीलाभ गिरिबा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के कारण समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, ठीक ना। तो मोर का गिरिबा जो है मतलब कि गला वगैरह नीला नीला था, मोर का गला कैसा था, नीला था, नीला गला होने का उसका नाम रख दिया नीलकंठ। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, तो उसका क्या नाम रख दिया गया, नीलकंठ। मोर का नाम क्या रखा गया, नीलकंठ, और मोरनी का नाम क्या रख दिया, राधा। मोरनी का नाम क्या रखा गया, राधा रखा गया, ठीक ना। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि जब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, ये नीलकंठ ये मोर इतना बड़ा हीरो बन गया, ठीक ना, इतना ये अपना इज्जत कमा लिया कि इसके पास जितना भी चिड़िया सब था तो वो सबका क्या बन गया, हीरो बन गया। ये क्या बन गया, सबका संरक्षक बन गया। मोर सबका क्या बन गया, संरक्षक, मतलब सबको रक्षा करने लगा। सवेरे ही वह जब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे ले जाता जहाँ दाना चुगता था, ठीक ना, घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। जब दाना चुगने के लिए जाता था जहाँ खरगोश रहते थे, कबूतर रहते थे, मोर मोरनी, तो मोर क्या करता था, घूम घूम के चारों तरफ घूमकर सबका रखवाली करता था, ठीक ना। खरगोश के छोटे बच्चे को वह चोंच से उसका कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। मोर क्या करता था, खरगोश का छोटका बच्चा कान था बड़का वाला, कान पकड़ के चोंच से ऊपर लटका देता था। तो क्यों, मजा आ रहा है ना, ठीक ना। कभी कभी उसकी पेली चोंच से खरगोश के बच्चे का कर्ण वेद संकीर्ण हो जाता था, उसका चोंच थोड़ा नोकीला रहता, कभी बच्चे के कान में ऐसे छेद हो जाता था, कान कट जाता था, ठीक ना। तो फिर उसे क्रोधित होने पर अवसर न देते,
दंड विमान के समान ही उन जीवित के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था, ठीक ना। अब सोचता था अब खरगोश मेरे ऊपर गुस्सा होगा, इससे पहले खरगोश मेरे ऊपर गुस्सा हो, बस वो खरगोश के बच्चे को पूरा प्यार करने लगता था, पूरा सहलाने लगता था, ठीक ना, उसको मनाने लगता था, दुलार प्यार करने लगता था ताकि खरगोश मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अचानक एक दिन क्या हुआ, एक जहरीला सांप जो है, ठीक ना, उस जाली में घुस गया, जिस जाली में खरगोश, कबूतर ये सब रहा करते थे, खरगोश के बच्चे सब भी थे। सब जानवर तो भाग गया, खरगोश भाग गया, कबूतर भाग गया, ठीक ना। उसके बाद लेकिन एक छोटा कबूतर, एक कबूतर का बच्चा क्या हो गया, वहां पर फंस गया। कबूतर का बच्चा क्या हो गया, फंस गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उनका आधा पिछला शरीर को मुंह में दबा लिया, ठीक ना, शेष आधा बाहर था। उसने चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकाल सकता था कि स्पष्ट सुनाई दे सके, कि खरगोश बोल नहीं सकता, खरगोश बोलता नहीं है, ठीक ना, बोलता भी ची ची बहुत धीरे धीरे चू चू ची 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 करता, ठीक ना। इतना ची ची धीरे करता है ना, तुम्हारे बगल में भी उसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा, उसके मुंह में आवाज़ नहीं होता है। खरगोश सांप क्या किया, उस बच्चे का पीठ का आधा भाग, आधा क्या किया, मुंह में दबा लिया और आधा मुंह खाली बाहर निकाल रहा, चींची निकाल रहा था। इतना जोर से नहीं निकाला था कि वो जो न किसी तक आवाज़ पहुंच पाए। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ जो है, नीलकंठ यानी मोर, कहाँ सो रहा था, झूला पर, ठीक ना। उसी के चौकाने कानों से उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेट कर सर के एक झपट्टे में नीचे आ गया, ठीक ना। उसको अचानक आवाज़ सुनाई दिया, वो अपना पंख समेटा, नीचे आ गया। नीचे देखता है कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश की घायल हो सकता था, ठीक ना। ये सोचा यदि सांप के मुंह पे यदि फन, मतलब फन, ये इस पे अपना चोंच मारेंगे तो सांप क्या करेगा, खरगोश को छोड़ देगा, खरगोश भी ऐसे में घायल हो जाएगा, खरगोश भी क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच के इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप का क्या किया, सांप को अपने पंजों में दबा लिया और पंजों में दबा कर उसके फन को, इसको पंजा में दबा लिया। दबाने के बाद इतना चोंच मारा, इतना चोंच मारा कि सांप बेचारा अधमरा हो गया, लगा अब सांप मर जाएगा, और खरगोश को क्या किया, छोड़ दिया, ठीक ना। पकड़ ढीली पड़ते खरगोश का बच्चा मुख से बाहर निकला, परंतु निश्चेष्ट सा वह पड़ा रहा, ठीक ना, कि मुझे दबा तब बेचारा एकदम घायल हो गया, बाहर तो निकला लेकिन लेटा रह गया, वो हिल तक नहीं सका। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। राधा मतलब कि मोरनी, वो हेल्प नहीं की, लेकिन सब जानवर को तक यह बात जो है क्या की, पहुंचा दी कि खरगोश का बच्चा घायल हो गया है। क्या हो गया, घायल। माली पहुंचा, फिर सब पहुंचे, जो माली जो रहता है, ठीक ना, जो देख रेख करता है जानवरों का, वो पहुंचे, और सब जानवर और सब भी क्या किए, पशु पक्षी वगैरह वहां पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, इतना चोंच मारा कि सांप को 2 भागों में काट दिया सीधे, इनने पूंछ और उनने मुंह अलग कर दिया, ठीक ना। तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंख के नीचे रखे सुस्ता दे रहा, अपना पंख होता है बड़का वाला खरगोश को, उसको क्या किया, सुस्ताते रहा, ऐसे होकते रहा, ठीक ना, सहलाते रहा उसको प्यार से। किसको, खरगोश के बच्चे को, ठीक ना। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप है, स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है, ठीक ना। कहता है कार्तिकेय, भगवान शंकर जी का बेटा कौन है, कार्तिकेय है ना, एक गणेश और एक दूसरा कौन है, कार्तिकेय। अब कहता है कि लेखक कहते हैं कार्तिकेय ने मोर को ही अपना साथी क्यों चुना होगा, आज जाकर यह बात समझ में आया। क्योंकि मयूर कला प्रिय वीर पक्षु है, हिंसक मात्र नहीं है, ये क्या है, बहुत वीर है। हिंसक मतलब किसी का कत्ल नहीं करते, किसी का खून नहीं करते, बल्कि दूसरों को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। नीलकंठ मतलब जैसा मोर नाचता था वैसा मोरनी नहीं नाच पाती थी, फिर भी बहुत अच्छा नाचती थी, ठीक है ना। वह नृत्य मगर नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल आती थी। दाएं नीलकंठ यानी कि मोर के दाएं पंख को छूकर बाएं आती थी नाच नाच के, बाएं पंख को छूकर फिर कहाँ आती थी, दाएं आती थी, ठीक है ना। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंख का सतरंगी फैलाकर तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, ठीक ना। लेखक कहते हैं कि नीलकंठ को कैसे पता कि हमको उसका नाच देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये हमको नहीं पता, ठीक ना। नीलकंठ को, मोर को पता चल गया था कि लेखक को उसका नाच देखने में क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन नीलकंठ क्या हुआ, अपने झूले से उतर के उसके पास आया और नाच नाच के उसको क्या करने लगा, अपना नाच दिखाने लगा, अपना नाच क्या करने लगा, दिखाने लगा। पूरा पंख फैला दिया, ठीक है, नाचने के मूड में पूरा आ गया।
चैप्टर देखो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक, चैप्टर क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम 2 पेज छोड़ के अंत में पढ़ाते हैं, वो 2 पेज तुम लोग क्या करना, घर पे पढ़ लेना। वास्तव में नीलकंठ जो है ना, नीलकंठ का क्या होता है, फिर नीलकंठ जो है क्या होता है, मर जाता है। आगे जाकर नीलकंठ क्या हो जाता है, मर जाता है, या मोर मर जाता है। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, क्योंकि अचानक एक दिन क्या होता है, मोर का मृत्यु हो जाता है, नीलकंठ मर जाता है। क्यों मरा ये किसी को पता नहीं है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना कोई रंग बिरंगा फूलों में जैसे, ठीक ना, कैसे मरा नहीं, ना कोई बीमारी हुआ था, ना उसे कुछ हुआ था, ना उसे किसी ने मारा था, लेकिन अचानक उसका क्या हो गया, एक दिन मौत हो गया, मृत्यु हो गया। मैं अपने साल में लिपेट कर उसे संगम ले गई। संगम मतलब जहाँ नदी मिलते, जहाँ 2-3 नदी आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे वो लेखक उसको लेके साल मतलब अपना दुपट्टा में, ठीक ना, अपना क्या किया, दुपट्टा में लपेट कर, अपना चादर में लपेट कर उसको संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंख की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के पंख में तरंगित हो गया। जब मरे हुए पंख मोर को क्या किया गया, गंगा में विसर्जित किया गया। संगम मतलब होता है जहाँ 3 नदी मिलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक ना, और इसको विसर्जित कर गया कि जाओ तुम गंगा में जाओ, गंगा माँ ही तुम्हारी अब रक्षा करेंगे, मैं गंगा माँ को तुम्हारी वेट करती हूँ। तो उसका पंख पूरा फैल के इस प्रकार चमकने लगा, ठीक ना। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्टा सी कई दिन कोने में बैठी रही। राधा मतलब मोर नहीं, ठीक ना, उसको ये मन नहीं लगने लगा कि ना घूमती, ना फिरती, ना खाती, ना पीती, एक कोने में चुपचाप क्या करती रहती थी, बैठी रहती थी। वह कई बार भाग कर लौट आया था, ठीक ना, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ कई बार घर से बाहर भागा भी था, ठीक ना, मोर जो कई बार घर से बाहर क्या किया था, भागा था, लेकिन दिन में भागता था, शाम में वापस क्या करता था, वापस लौट आता था। राधा को लगता था कि, ठीक ना, कि नीलकंठ मरा नहीं है, बल्कि वह जिंदा है, कहीं बाहर भाग गया है, कहीं बाहर घूमने गया है, वो शाम में लौट आएगा। शाम में क्या करेगा, लौट आएगा। बेचारी इसी आस में भर भर दिन दरवाजे पे, गेट पे खड़ी रहती थी कि वो आएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रही, ठीक ना। जैसे वो जाल से बाहर निकलती थी, नीलकंठ जहाँ जहाँ चढ़ता रहे, आम के पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पे, वो सभी पेड़ पे जाके उसको ढूंढती थी कि नीलकंठ कहीं मिल जाओ। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली सामने पड़ गई, ठीक ना। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम तक कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, ठीक ना। एक कजली क्या हुआ, कजली मतलब होता है अल्सेशियन कुत्ती, ठीक ना, अल्सेशियन कुत्ती। ये कुतिया क्या हुई, आम के पेड़ से क्या हुई, नीचे उतरी। ये क्या किया, अपना उस पर चोंच मारा। चोंच जो मारा, ठीक ना, तो कुत्ता का भी, कुतिया का भी क्या हुआ, 2 दांत इस पे गड़ गया। 2 दांत क्या हो गया, इस पे गड़ गया। परिणाम था कजली के 2 दांत उसके गर्दन में, मोरनी के गर्दन पर, राधा गर्दन में 2 दांत गड़ गया। किसका 2 दांत, वही कुतिया का 2 दांत, ठीक ना, कजली का 2 दांत। कजली मतलब अल्सेशियन कुत्ती। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। वो दांत मतलब इतना विषैला था, इतना जहरीला था, ठीक ना, ये बच ना सकी। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए बहुत ही विशेष है। तो अंत क्या हुआ, आगे कर चल के है ना, बच नहीं सकी। और क्या हुआ, आगे चल के मोरनी भी मर जाती है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है और नहीं मरी है, बच गई, ठीक ना। ये प्रतीक्षा करती रही। आषाढ़ में जब आकाश मेघ आच्छादन हो जाता, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रही। जब क्या हुआ, जब वर्षा का मौसम आता था, ये पेड़ पौधे पे चढ़ के नीलकंठ का प्रतीक्षा करती थी, उसको बुलाती थी कि तुम कहाँ हो, आ जाओ। इसी के पास साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।